गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी देख लिया था और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये दोनों किसके चैप्टर हो गए? क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के ये दोनों टॉपिक हो गए। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी के लिए बहुत काम का है। खासकर आगे चल के तो हमें ये काम आएगा ही आएगा। 10th क्लास में भी अच्छा खासा काम आने वाला है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरफ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये तो हो गई किताबी भाषा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले वो कहता है थ्योरम क्या, पहले तो थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है। अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर को समझने से पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से और किसी से नहीं। इनके अलावा जो भी बचे कुचे नंबर हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 एंड सो ऑन। कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गए? जो इन सब नंबर्स के अलावा 1 को छोड़ दिया जाए। 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। 1 को आप छोड़ दीजिए। 1 के अलावा जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। वही कॉम्पोजिट नंबर्स को आप जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, सो ऑन। ये सारे नंबर्स को आप, ये इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर 4 को जो है आप 2 प्राइम का मल्टीपल लिख सकते हैं। जैसे 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, जैसे 10 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5, 9 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3। तो ये जो है, ये 2 जो है प्राइम नंबर है, हमने बताया। 3 जो है प्राइम नंबर है, 5 जो है प्राइम नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 253, 253 को आप क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 11। 11 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, पर 253 प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज 23 इंटू 11 इंटू 1 आप कह लीजिए। 2 से ज्यादा डिविजिबल नंबर है। एक तो वो खुद नंबर, और 253 भी इसका एक वो है। 253 इंटू 1 से 253 होता है, 23 इंटू 11 भी 253 होता है। यानी या 2 से ज्यादा तरीकों से जो नंबर प्राप्त कर सकते हैं वो हो गया कॉम्पोजिट नंबर। और जो सिर्फ एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि 2 इंटू 1 ही 2 होता है, 5 इंटू 1 ही 5 होता है, और कोई तरीका नहीं है 5 लाने का। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स। और जो एक से ज्यादा तरीकों से लाए जा सकते हैं वो हो गए कॉम्पोजिट नंबर। 253 को मैं लिख सकता हूँ 253 इंटू 1 और 23 इंटू 11, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये हो गए कॉम्पोजिट नंबर। तो यही चीज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है that can be expressed or factorized as a product of primes। तो 23 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम है, तो this can be factorized as प्राइम नंबर। तो वो हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई भी आप नंबर ले लीजिए 4 की पावर n। वो सवाल में ये पूछ रहा है क्या n की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये पूरा 4 की पावर n जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, या ये एंडिंग डिजिट, इसका एंडिंग, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से एंड करे। क्या ऐसा कोई नंबर है n की कोई ऐसी वैल्यू पर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो जो हम लोग जनरली आईआईटी, जेईई या ओलंपियाड या एनटीएससी में तरीका अपनाते हैं, हम क्या करते हैं
n को हम लोग 0 पुट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से रैंडमली पुट करके देख लेते हैं। जब मैं n की पावर n को 0 पुट करता हूं तो 4 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। किसी की भी पावर 0 होने की उस पर वैल्यू 1 होती है, चाहे वो 10 की पावर 0 हो चाहे 1000 की पावर 0 हो, सबकी वैल्यू जो है 1 होती है। अच्छा, इसकी n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 4 की पावर 1 यानी 4 आ गया। n की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूं तो 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो गई 16। n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो क्या हो गया 16 इंटू 4 64। n की वैल्यू 4 पुट कर दी कितना हो गया 256 एंड सो ऑन। हम क्या देख रहे हैं, n की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कीजिए, ये हमेशा ये पहला तो आप छोड़ दीजिए अलग से, ठीक है। इसमें 4 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 आएगा, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं। n जब 1 किया लास्ट डिजिट आई 4, n जब 2 पुट किया लास्ट डिजिट आई 6, फिर n 3 पुट किया लास्ट डिजिट 4 किया तो लास्ट डिजिट 6, फिर 5 पुट करेंगे तो लास्ट डिजिट फिर से 4 आएगा। तो ये कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम n की आप कुछ भी वैल्यू पुटअप कर लीजिए, कभी भी उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ये तो हो गया एक तरीका जो हम जनरली फास्ट मेथड हो गया ओलंपियाड वगैरह में यूज करते हैं। इसका लॉन्ग मेथड क्या हो गया जो हम लोग जनरली आपको 10th क्लास में यूज करना, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, परंतु जो आपकी बुक में दिया गया है वो मेथड आपका ये हो गया कि 4 की पावर n है, वो 4 की पावर n का लास्ट डिजिट 0 तभी होगा जब वो 5 से डिविजिबल होगा भाई, क्योंकि 5 के अंदर जो है 5 आता है 10 आता है फिर 5 फिर 10, मान लीजिए 5 कोई भी मल्टीप्लाई 5 में है तभी उसकी वैल्यू 10 हो सकती है या उसका एंडिंग डिजिट 0 हो सकता है। कोई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 3 6 हो सकता है, 2 इंटू 4 8 हो सकता है, पर 2 इंटू 5 ही 10 बनेगा और उसकी लास्ट डिजिट 0 बनेगी, तो उसका 5 आना चाहिए इसके अंदर। अब 4 की पावर n को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं की पावर n लिख सकता हूं, या इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2n, ठीक है। परंतु इसमें 5 का ही नहीं आ रहा। यदि ये 2 इंटू 5 की पावर 2n होता तो इसकी वैल्यू जरूर 0 हो सकती थी, n की कोई भी वैल्यू पे लास्ट डिजिट इसकी 0 हो सकती थी, पर चूंकि अब इसके अंदर 5 मल्टीपल में नहीं आ रहा तो इसकी वैल्यू लास्ट डिजिट इसके अंदर 0 नहीं बनेगा। तो ये हो गया सवाल, ठीक है। सवाल जो पूछा था क्या 4 की पावर n में n की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पे 4 की पावर n की कंप्लीट वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं, तो जवाब है कोई भी n की कोई भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ये इस प्रकार का हमने सवाल देख लिया। 4 की पावर 1 में भी 4 दे रहा है, 4 की पावर 2 में 6 दे रहा है। आप यदि वैसे भी देखना चाहें, मान लीजिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, फिर लास्ट डिजिट यदि आपको देखना है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, 4 इंटू 6 24, तो लास्ट डिजिट फिर से 4 आ गई, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 आ गई, तो 4 6 4 6 4 6 4 6 इस तरह से लास्ट डिजिट चलती रहेगी। इस प्रकार के सवाल आगे चल के ओलंपियाड एनटीएससी में खूब पूछे जाते हैं, जिसके अंदर पर्टिकुलरली उस सवाल के अंदर लास्ट डिजिट आपको पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर कोई भी मल्टीप्लीकेशन है, रैंडम मल्टीप्लीकेशन दे देगा आपको 85 n 328 और पूछेगा इसको मैं यदि 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, और क्या फिर है ना ऑप्शन आपको दे देगा, एक वैल्यू दे देगा 1 आएगा, एक 0 आएगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए ए ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन ये दे दिया, सी दे दिया विल डिपेंड ऑन n, विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n, और चौथा हो गया नन ऑफ दीज। तो अब n की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा 8 इंटू 5 40 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, तो इसकी लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी। इस प्रकार के सवाल हम आगे और देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। अब आगे जो है हम देखते हैं कि बेसिकली थ्योरम का यूज क्या है। थ्योरम का मेजर यूज जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी पढ़ा, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दोनों का यूज जो है मेजर यूज है एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के अंदर, ठीक है। तो आइए एक देखते हैं एक सवाल जिससे हम पता लगा सके। तो आप यही याद रखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के काम आती है। अब जैसे कोई भी सवाल है
कि फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20। ठीक है, ये सवाल है। 6 और 20 का HCF फाइंड करना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें पता है क्या कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं लिख सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 4, 4 into 5 20। आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बता देता हूं। 6 का तो बड़ा आसान है। 20 किस प्रकार करेंगे, आपने यहाँ 20 लिखा, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 10, जितना मिनिमम से आप हो सकता है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 2 से किया, 5 आ गया। अच्छा, 5 खुद प्राइम है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो जितना, जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते जाइए, इस प्रकार आएगा। तो 2 into 2 into 5 ये इस प्रकार आ गया। अच्छा, HCF कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जो इनमें कॉमन है वो जो है वो HCF हो जाएगा, जो इनका कॉमन है। तो HCF इनका, इन दोनों का 6 और 20 का क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 3 तो यहाँ पर है नहीं, 5 यहाँ है नहीं, 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो एक सिंगल ही कॉमन आया, तो यहाँ HCF 2 आ गया। अच्छा, यदि मान लीजिए आपको LCM भी कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले जो कॉमन आया वो HCF है, वो लिख दिया, कॉमन वाले को लिख दिया। फिर जो बचा हुआ है दोनों नंबर का, वो यहाँ लिख दीजिए। बच क्या क्या गया, यहाँ 3 बचा, 2 बचा और 5 बचा। तो मैंने इसको लिख दिया 2 3 into 5, क्या हो गया, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 16। तो इसका LCM तो हो गया 60 और HCF हो गया 2। ठीक है, ये इसी प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1, उसको देखते हैं। उसका भी एक सवाल करते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। अच्छा, 12 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 3, 2 2 4, 4 3 12, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अच्छा, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा 3 into 5, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 15। और 21 को क्या लिख सकता हूं, 3 into 7। ये लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है आपकी किताब का, एक्सरसाइज 1.2 का। अब HCF क्या होता है, HCF मैंने आपको बताया है कि वो जो कॉमन है वो ले लीजिए। 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ 3 कॉमन आ गया। तो HCF क्या हो गया, 3 हो गया। LCM क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, और फिर जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या हो गया, 2 और 2 बच गया, 2 2 बच गया। ये जो कॉमन था ये तो निकल गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, तो 5 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया। तो क्या हो गया, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 into 7 420। तो 420 इसका LCM हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना किस प्रकार निकालना। भाई 12 का आपने निकाल लिया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6, फिर ना 2 से डिवाइड किया तो 3, और 3 से डिवाइड किया 1, तो 2 into 2 into 3 आ गया था। इसी प्रकार 15 का भी आ जाएगा, इसी प्रकार 21 का भी आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब आइए एक और सवाल देख लेते हैं, ताकि आपका सारा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आप पूरी की पूरी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या है, आइए देखते हैं। सवाल ये है, इफ द HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM। भाई हमें क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 और 657, इसकी वैल्यू 9 दी है, तो LCM आप जो है फाइंड कीजिए। ये सवाल है 306 और 657। ठीक है। अच्छा, इसमें हमेशा याद रखिएगा, ये आगे चल के भी आपको यूज करना ओलंपियाड NTSE में। इस प्रकार के यदि आपको सवाल दिख जाए या JEE मेंस में दिख जाए, तो सवाल का ये हमेशा याद रखिए, जो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है 306 into 657,
वो हमेशा किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, तो अब LCM, हमें HCF दिया हुआ है इन दोनों का कितना, 9 दिया हुआ है, नंबर्स भी दिए हुए हैं, LCM फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से LCM क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय HCF। HCF कितना दिया हुआ है हमें, 9 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, 9 3 27 और 36 34 कितना आ जाएगा, 22,338, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, 657 इंटू 34, ये LCM आपका आ जाएगा, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखने की है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है वो HCF इंटू LCM होता है, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। यदि 3 नंबर आ जाए तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उस केस में फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार हो जाएगा कि LCM, मान लीजिए कोई 3 नंबर है P Q R, तो LCM क्या हो जाएगा, P इंटू Q इंटू R इंटू LCM पूछेगा तो HCF लिखना है, HCF P Q R अपॉन में HCF P Q इंटू HCF Q R इंटू HCF P R, ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। LCM PQR का पूछेगा, मान लीजिए आपको 3 नंबर दे दिए PQR, कोई भी हो सकता है, 15 18 21 ये दे दिया, और उसका तीनों का LCM पूछे, तो या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, या नहीं तो इस फॉर्मूले से यदि करेंगे तो क्या करेंगे, 15 इंटू 18 इंटू 21 इंटू तीनों का HCF अपॉन डिवाइड में ये, उस प्रकार का टफ सवाल आएगा। जब आपके पास बड़ी संख्याएं होंगी तो शायद आप यूज कर सकते हैं, जो आपस में कट रही हो, क्या आपको ऊपर नीचे कट जाए तब आप यूज कर सकते हैं। जनरली आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये फॉर्मूला LCM का बता दिया। मान लीजिए HCF कैलकुलेट करना हो, HCF PQR का कैलकुलेट करना हो, तो HCF यहाँ पर तो LCM पूछा था तो HCF कर दिया था ऊपर नीचे, यहाँ HCF पूछा तो यहाँ LCM कर देंगे। तो PQR इंटू LCM ऑफ P इंटू Q या PQR का LCM अपॉन LCM ऑफ PQ इंटू LCM ऑफ QR इंटू LCM ऑफ PR। तो ये फॉर्मूला आपको वैसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप ध्यान में रखिए। 2 नंबर वाला जो फॉर्मूला है P इंटू Q इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये हमेशा आप याद रखिए, ये बहुत काम आएगा। 3 नंबर वाला थोड़ा जटिल है, जनरली आपको बहुत कम ही काम आता है, पर आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आप ये एक्सरसाइज अपने घर पे कंप्लीट कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का जो भी होगा लेक्चर वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।